बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो फिज़ियोलॉजी ऑफ द स्टमक है। इसमें हम ब्रीफली पहले स्टमक की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। इसके बाद उसके फंक्शन की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलरली जो उसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं उसके फंक्शन, और फिर एट द एंड हम गैस्ट्रिक मोटिलिटी की तरफ भी जाएंगे। तो आज का हमारा जो आउटलाइन है उसमें इंट्रोडक्शन टू द स्टमक, पार्ट्स ऑफ द स्टमक ब्रीफली, फिर स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं और फिर इसकी सिक्रीशंस विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद फंक्शन ऑफ द स्टमक, पर्टिकुलरली वो फंक्शन रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक जूस, और फिर गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन किस तरह होते हैं, एंड देन गैस्ट्रिक मोटिलिटी के स्टमक के अंदर किस तरह के मोमेंट्स होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन, या बिफोर द डाइजेशन कौन से मोमेंट्स होते हैं। देन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कि किस तरह स्टमक से जो फूड के कंटेंट्स है वो पास आउट होते हैं एंड टू द इंटेस्टाइन, एंड देन लिटिल बिट अबाउट द डिजीज़ रिलेटेड टू द स्टमक, वो डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा आउटलाइन है। तो आते हैं कि स्टमक है क्या चीज़। अभी तक हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस किया था जो कि माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड था। तो माउथ और सलाइवरी ग्लैंड में फॉर द फर्स्ट टाइम जो डाइजेशन होती है, मोस्ट कॉमनली द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा बाकी भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन मोस्टली वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। और जो फूड की कंटेंट जो हम रॉ फॉर्म में लेते हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बोलस, क्योंकि वो मेस्टिकेटेड हो चुके थे विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड ग्राइंडिंग बाय टीथ। तो इससे जो नया मटेरियल बना था दैट इज़ कॉल्ड बोलस, और उस बोलस को टंग की मोमेंट के थ्रू पुश किया गया था इनटू द फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स की से वो नीचे आएंगे टू द एसोफेगस, एंड फाइनली फ्रॉम द एसोफेगस टू द स्टमक। तो जो फेरिंग्स और एसोफेजियल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक हैं, it just provide a pathway for the transmission of bolus। वहाँ पर कोई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मौजूद नहीं है। तो आज हम उसी स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टमक में जो बोलस पहुँच जाते हैं उसके साथ क्या क्या होगा। अगर हम इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करें तो इट इज़ एन हॉलो ऑर्गन, ये आप लोगों को पहले से पता है, and lie below the diaphragm on the left side and the abdominal cavity। तो लेफ़्ट साइड पे जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम की जस्ट बीनीथ ये मौजूद होते हैं। अब अगर हम एक एम्प्टी स्टमक लें तो एम्प्टी स्टमक में जो कैपेसिटी है, जो उसका वॉल्यूम है दैट इज़ 50 ml, लेकिन जो स्टमक के वॉल है दैट इज़ स्ट्रेचेबल। तो अगर ये फुली स्ट्रेच हो जाए तो उसमें 4 लीटर ऑफ द कंटेंट आ सकते हैं। अगर एम्प्टी है तो उसमें जस्ट 50 ml जो है वो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो फुली एक्सपेंड हो जाए सो दैट कैन एकोमोडेट अप टू 4 लीटर ऑफ कंटेंट्स। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो ये इसकी एक्सपेंशन है दैट इज़ फ्राम 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, बाज़ कंडीशन इस तरह होती है जिसमें कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई और डिजीज़ हो, तो उसमें जो स्टमक है उसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड दैट कैन एक्सपेंड अप टू द 4 लीटर, बट नॉर्मली इट इज़ अप टू द 1 to 1.5 लीटर। अब स्टमक दोनों तरफ से चेकिंग पॉइंट उस पर मौजूद होते हैं, एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पेंस्टर। तो जो अपर साइड पे, स्टमक की अपर साइड पे जो चेकिंग पॉइंट होगा, जो स्पेंस्टर होगा दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक स्पेंस्टर, क्योंकि इट इज़ टुवर्ड द हार्ट। और जो नीचे होगा दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक स्पेंस्टर। तो जो गैस्ट्रिक कार्डियक स्पेंस्टर है इट इज़ बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक, while the pyloric sphincter is in between the stomach and small intestine। आगे डायग्राम में है, ये देखिए यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर
एरिया थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड होता है और उस कंस्ट्रक्टेड एरिया को हम कहते हैं कार्डिक स्पेंस्टर, एंड दिस कार्डिक स्पेंस्टर इज़ लाई बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक। और एक स्पेंस्टर यहाँ पर है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया विच इज़ बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डोडिनम एंड द स्टमक, दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक एंड, या पाइलोरस हम इसको कहते हैं, या पाइलोरिक स्पेंस्टर इसको हम कहते हैं। अब बाकी जो स्टमक के स्ट्रक्चर हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं। एक कार्डिक रीजन है, ठीक है, विच इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। दूसरा फंडस है। ये देखिए यहाँ पर जिस पॉइंट पे जो एसोफेगस एंटर होते हैं इनटू द स्टमक, तो वहाँ से थोड़ा सा अप साइड ये बल्ज आउट हो गई है द स्टमक पार्ट, सो दिस बल्जिंग आउट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड फंडस। और जो नीची फंडस की नीची एरिया है विच एकोमोडेट द फूड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड बॉडी, या इसको हम कार्पस भी कहते हैं। और जो लोअर पार्ट है विच कनेक्ट द स्टमक विद द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरिक रीजन और पाइलोरिक एंड। तो ये 4 रीजन हमारे पास स्टमक में मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्टमक के ऊपर अगर आप लोग देख लें तो इसमें 2 कर्वेचर्स है, 2 हाफ मून लाइक कर्वेचर इसमें मौजूद है। वन इज़ ये वाला है और एक ये वाला है। सो जो बड़ा है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, और जो छोटा वाला है मीडियल साइड पे दैट इज़ कॉल्ड लेसर कर्वेचर। अब गैस्ट्रिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द स्टमक उसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो फंडस एरिया में ग्लैंड्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंडिक ग्लैंड्स और ऑक्जिनेटिक ग्लैंड्स, या हम इसको टिपिकल ग्लैंड कहते हैं, जो फंडस एरिया में मौजूद होते हैं। जो पाइलोरिक एरिया में मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक ग्लैंड्स, और जो कार्डिक में होती है दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक ग्लैंड। ये नाम उसको लोकेशन की बेस पे दिया गया है कि स्टमक के अंदर ये कौन सी पोजीशन पे मौजूद होंगे। अब ये जो ग्लैंड्स है दैट इज़ मेड ऑफ सेल्स, ठीक है, वो सेल्स से बना है जिस तरह एसिनस सेल्स होते हैं। और उसमें से जो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल है, जो केमिकल सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, द सेल विच सिक्रीट हार्मोन इन द स्टमक। अब ये कहाँ पर होंगे? इनसाइड द ग्लैंड्स भी होंगे, और द म्यूकोज ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो म्यूकस लेयर होते हैं, हमने 4 लेयर्स पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें सबसे इनरमोस्ट लेयर जो था दैट इज़ द म्यूकस। तो वो म्यूकस लेयर्स इज मेड अप एंटीरो एंडोक्राइन सेल, आर द ग्लैंड विच सिक्रीट द केमिकल आर मेड अप एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स एंड दैट सिक्रीट हार्मोन आर म्यूकस। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल है दैट आर जी सेल, ईसी सेल एंड ईसीएल सेल। ये 3 किस्म की सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग ऑफ हार्मोन विच इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक जूसेस, एंड द सेल्स आर कॉल्ड एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। ये देखिए, ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो मेजर सेल्स होते हैं वो यहाँ पर है। चीफ सेल है, द चीफ सेल सिक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइक पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज, ठीक है। इसके अलावा पेराइटल सेल है विच सिक्रीट द HCl। म्यूकस नेक्स्ट सेल, तो नाम से जाहिर है म्यूसिन सिक्रीट करेंगी। जी सेल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये गैस्ट्रीन को सिक्रीट करते हैं। EC सेल विच सिक्रीट सेरोटोनिन, एंड ECL सेल विच सिक्रीट हिस्टामिन। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं गैस्ट्रिक के
दैट इज़ पेप्सिनोजेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी फंक्शन आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन द पैराइटल सेल एंड द चीफ सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सिक्रीशन होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की वॉल्यूम जो है वो 12 to 1500 ml पर डे होते हैं, यानी एक दिन में 1.2 लीटर से लेकर 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, सिक्रीट होते हैं। अब चूँकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, सो ड्यू टू दैट एसिड इट इज़ हाईली एसिडिक। इसका pH बहुत ज़्यादा कम होगा, 0.9 to 1.2। अगर इंसान इसमें उंगली रख दे तो वो ख़त्म हो जाते हैं, इतना ये उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया गया है कि दैट इज़ 1.002 to 1.004। अब गैस्ट्रिक जूस ये तो सिक्रीशन है तमाम ग्लैंड्स की कलेक्टिवली। अब इसके अंदर है क्या चीज़, ये केमिकल नेचर इसका क्या है, ये जूसेस किस तरह बनते हैं। तो इसमें 99.5% वाटर होते हैं जूसेस में, एंड 0.5% इज़ अ सॉलिड विच मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक तो मोस्टली यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गैस्ट्रिक जूस में मौजूद है दैट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मोस्टली एंजाइम्स होते हैं कि उनकी यहाँ पर डाइजेशन के प्रोसेस होंगी, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम मौजूद होंगे। उनमें पेप्सिन जो कि पेप्सिनोजेन के फॉर्म में बेसिकली होती है, एंड व्हेन इट इज़ एक्टिवेटेड एट कन्वर्ट इनटू द पेप्सिन। रेनिन चूँकि ये ओनली इन द एनिमल्स होते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज एंड यूरियाज। इसके अलावा म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर भी इसमें मौजूद होते हैं। अब स्टमक के फंक्शन क्या है, वाई स्टमक इज़ नेसेसरी। तो स्टमक के डिफरेंट फंक्शन है इंक्लूडिंग द मैकेनिकल फंक्शन, डाइजेस्टिव, होम्योपैथिक, एक्सक्रीटरी, प्रोटेक्टिव, सिंथेटिक। तो आगे हम एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन क्या है, जो बोलस फिजिकल फॉर्म में आते हैं उसके साथ ये क्या करते हैं, क्योंकि उसमें शेयरिंग एंड टीयरिंग होगा, फोर्स अप्लाई होगा, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द स्टमक। तो दो तरह के फंक्शन स्टमक मैकेनिकली प्रोवाइड करते हैं टू द बोलस, दैट इज़ द स्टोरेज एंड फॉर्मेशन ऑफ काइम। अब यहाँ पर एक नया टर्म यूज़ होगा, काइम। स्टोरेज किस तरह करते हैं, स्टमक के अंदर जब बोलस पहुँच जाती है, अब यहाँ पर हम उसको फूड या मार्शल नहीं कह सकते, इसको हम बोलस कहेंगे क्योंकि इसकी ग्राइंडिंग हो चुकी है एक दफ़ा एंड द माउथ, तो हम इसको इसलिए बोलस कहते हैं। तो जो बोलस आते हैं टुवर्ड द स्टमक वो 3 to 4 आवर्स विद इन द स्टमक रहते हैं, और इसके बाद वो स्लोली एम्प्टी होती है इनटू द इंटेस्टाइन। अब ये स्लो एम्प्टिंग क्यों होती है या ज़्यादा टाइम तक ये विद इन द स्टमक क्यों रहते हैं, तो इसका एक प्रॉपर फंक्शन है, और वो फंक्शन ये है कि जो बोलस पहुंच चुकी है इसके प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। जितना ये ज़्यादा टाइम लेगा उतना प्रॉपर डाइजेशन होगी, क्योंकि ज़्यादा एंजाइम उसमें रिलीज़ होगा। तो जितना डाइजेशन ज़्यादा होगा, फूड डाइजेस्टेड होगा, तो उसमें से जो एसेंशियल मटेरियल होंगे वो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इजीली जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा है। जल्दी जो फूड बोलस है वो स्टमक से इंटेस्टाइन तक पास आउट नहीं होते, स्लोली होते हैं, तो वहाँ पर एक डाइजेशन भी प्रॉपर होगी। दूसरी तरफ जो मटेरियल इंटेस्टाइन तक पहुँच चुके हैं वो स्लोली वो एब्जॉर्ब होंगी, यानी इफ़ेक्टिवली उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। दूसरा जो फंक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ द काइम है। तो जो बोलस गैस्ट्रिक के अंदर आ जाते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस जब उस पर एक्ट करते हैं तो उससे एक सेमी सॉलिड मटेरियल बनते हैं, और उस सेमी सॉलिड मटेरियल को हम कहते हैं काइम। तो यहाँ पर आपके साथ जो बोलस फॉर्म में फूड आया था वो कन्वर्ट हुआ इनटू द काइम, और ये काइम किस तरह बनते हैं, ड्यू टू द मोमेंट्स आकर इन द
इंटेस्टाइन, वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मोमेंट्स होते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टमक है दैट इज़ द डाइजेस्टिव फंक्शन, और ये प्राइमरी फंक्शन भी है। तो मोस्ट प्रॉबली जो डाइजेशन होते हैं इन द स्टमक वो हमारे पास प्रोटीन के होते हैं। जो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट था वो मोस्टली होते थे इन द माउथ विद द एक्शन ऑफ सलाइवरी जूसेस, लेकिन प्रोटीन का मोस्टली डाइजेशन होती है इन द स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है विच विल डाइजेस्ट द प्रोटीन, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ पेप्सिन। और पेप्सिन कहाँ से सिक्रेट होते हैं? बाय द चीफ सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो सिक्रीशन होती है फ्रॉम द चीफ सेल दैट इज़ पेप्सिनोजिन, बेसिकली वो पेप्सिनोजिन होते हैं, और पेप्सिनोजिन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब हमने दूसरे तरफ ये बात की कि जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें HCl भी मौजूद है। तो जब पेप्सिनोजिन सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द चीफ सेल और वो आकर HCl के साथ मिल जाते हैं, सो इट बिकम एक्टिवेटेड, और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द पेप्सिनोजिन इज कॉल्ड पेप्सिन। अब पेप्सिन आपके साथ बन गया, तो फूड के अंदर जो प्रोटीन होंगी उस पर जब ये पेप्सिन एक्ट करता है तो वो प्रोटीन डिग्रेड होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, और वो स्मॉल पार्टिकल क्या होंगे? प्रोटियोजेज होंगे, पेप्टोन्स होंगे या पॉलीपेप्टाइड होंगे। इसके अलावा अगर मिल्क स्टमक के अंदर मौजूद है तो मिल्क के अंदर कैसीन होते हैं, और जब ये कैसीन पर पेप्सिन एक्शन करते हैं तो काज कर्लिंग एंड डाइजेशन ऑफ द मिल्क। उसके अंदर जो मटेरियल्स होंगे वो भी डाइजेस्टेड होंगे एंड कैपेबल टू एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पेप्सिन का बेसिक फंक्शन है। दूसरा, इसके अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज होते हैं। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, लाइपेज क्या करेंगे? लिपिड को मेटाबोलाइज करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, और पर्टिकुलरली ये जिस लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं दैट इज़ ट्राइब्यूटायरिन, जो कि बटर फैट्स में मौजूद होते हैं। तो जब ये बटर फैट्स पर एक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस होते हैं, और उसकी एंड में फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं विच इज़ एब्जॉर्बेबल। लेकिन इसके लिए pH जो है वो 4 to 5 का होना ज़रूरी है। ये हाईली एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। अगर गैस्ट्रिक का pH 4 to 5 के दरमियान है तो ये काम करेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। अगर pH कम होते हैं, लेस देन 2.5 हो जाती है, तो फिर इट बिकम इनएक्टिवेटेड और वहाँ पर कोई लिपिड्स की डाइजेशन नहीं होंगी। इसके अलावा जो दूसरी एंजाइम हैं इनमें जिलेटिनेज हैं, जो कि जिलेटिन को डिग्रेड करते हैं। उसके मुख्तलिफ टाइप्स लाइक जिलेटिन 1, 5, 4 एंड 5 ये इसको डिग्रेड करते हैं। यूरेज जो हैं ये यूरिया पर एक्ट करते हैं और यूरिया से एमोनिया बनाते हैं विच इज़ द टॉक्सिक मटेरियल। गैस्ट्रिक एमाइलेज है तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, और रेनिन है जो कि मिल्क को कर्ड करेंगे, लेकिन ये ओनली एनिमल्स में मौजूद होते हैं। द थर्ड फंक्शन इज़ द होम्योपैथिक फंक्शन। हेमेटोपाइसिस किसे कहते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हेमेटोपाइसिस। तो स्टमक जो है ये इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल। किस तरह करते हैं? हमारे पास हमने कंपोजिशन में ये बात कही कि स्टमक की जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, कि उनकी ये फूड में होते हैं। विटामिन B12 जो है ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि हम फूड में लेते हैं।
तो फूड में जो हम विटामिन B12 लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना ज़रूरी है। अब विटामिन B12 क्या फंक्शन करते हैं? सो विटामिन B12 हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ ड्यूरिंग द एरिथ्रोपाइसिस। एरिथ्रोपाइसिस कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ RBCs। तो RBC के प्रोडक्शन के लिए, RBC क्या है? ब्लड सेल है। तो RBC के प्रोडक्शन के लिए या मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत है, और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत है, और इंट्रिंसिक फैक्टर आपके साथ स्टमक में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि द स्टमक इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी आ जाती है सो इट कैन लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी या रेड ब्लड सेल इन द बॉडी। चौथा जो इसका फंक्शन है दैट इज़ द एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये कुछ सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट भी करते हैं लाइक टॉक्सिन, अल्कलाइड, मेटल। ये सब चीज़ें जो है गैस्ट्रिक जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी होते हैं। द फिफ्थ वन इज़ द प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि किस तरह ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो म्यूसिन हमने डिस्कस किया, दैट म्यूसिन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ द स्टमक वॉल। कि उनके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो हाईली एसिडिक है, उसका pH बहुत ज़्यादा लो है। अगर ये एसिड वॉल ऑफ द स्टमक के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं तो वो तो डिग्रेड होगा, लेकिन जो वॉल ऑफ द स्टमक है इसके इर्द गिर्द म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं और वो म्यूसिन को सिक्रेट करते हैं। सो दैट म्यूसिन प्रिवेंट द एसिड टू स्ट्राइक विद द स्टमक वॉल। और छठा फंक्शन इसका जो है दैट इज़ द सिंथेटिक फंक्शन, दैट इट प्रोड्यूस अ केमिकल विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं इन द स्टमक? ये देखिए जी, ये है स्टमक के पेराइटल सेल और ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में सोडियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम भी होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट हो जाती है इनटू द सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह जाती है, जबकि क्लोराइड इनसाइड द सेल, इनसाइड द स्टमक सेल चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। एक तो ये आपके साथ आ गया है, तो आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल के अंदर आ जाती है और सेल के अंदर तो वाटर ही वाटर होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कार्बनिक एसिड। तो आपके पास दो चीज़ें आप सेल के अंदर मौजूद है, एक कार्बनिक एसिड है और दूसरा क्लोराइड है। लेकिन ये जो कार्बनिक एसिड होते हैं ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हैं और जल्दी ये डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन को बनाते हैं। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन बन जाते हैं, बाइकार्बोनेट वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाकर वहाँ पर जो सोडियम था उसके साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन रह गया है और क्लोराइड तो पहले से मौजूद है। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों जो है इनसाइड द कैनेकुलस चले जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर HCl बनाते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ द HCl फॉर्म इनसाइड द स्टमक। अब ये HCl का फंक्शन क्या है? तो एक फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एट एक्टिवेट द पेप्सिन, कि उनके पेप्सिन तो पेप्सिनोजिन के फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ द इनएक्टिव फॉर्म। तो उसकी एक्टिवेशन के लिए HCl की ज़रूरत होती है। दूसरा ये हाईली एसिडिक है, हमने बात की, तो ये बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है।
अब बैक्टीरिया स्टमक में क्या करते हैं, तो जो फूड हम लेते हैं उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो वो अगर हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो HCl कैन किल दैट, एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन ऑफ द HCl। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सिक्रीट किस तरह होते हैं, वो मैकेनिज़्म किस तरह होते हैं, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली ये सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करते हैं टाइम एंड स्टिमुलस पे, कि कौन से टाइम में ज़्यादा सिक्रीट होगा, किस टाइम कम डिक्रीज़ होगा, किस स्टिमुलस के रिस्पांस में ज़्यादा होगा और किस स्टिमुलस के रिस्पांस में कम होगा। सिक्रीट तो होते हैं लेकिन ज़्यादा और कम होना यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक टाइम और एक स्टिमुलस के ऊपर। तो इसके जो सिक्रीशन है वो हमने फेजेस में डिवाइड किया है, 4 फेजेस हैं, जिसको कंट्रोल क्या होता है फ्रॉम द बाय द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम इन फेजेस को कंट्रोल करते हैं, एंड दैट फेजेस इज द सेपेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज एंड इंटरडाइजेस्टिव फेज। अब सेफेलिक फेज में क्या होगा, जिस तरह नाम से जाहिर है सेफेलिक फेज, तो इट मस्ट बी कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से ये किस तरह कंट्रोल होते हैं, जब हम किसी फूड के पार्टिकल, फूड की सब्सटेंस को देखते हैं या उसको स्मेल करते हैं या उसके मुतालिक हमारे जहन में ख्याल आते हैं या उसके बारे में कुछ बातें सुनते हैं, तो इसके रिस्पांस में जो हमारा वेगस नर्व होता है विच इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 10 दैट स्टिमुलेट, या इसके अलावा ये तो कंडीशनल रिफ्लेक्स हो गया। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स बच्चों में हम बात करते हैं, तो अगर बच्चे की माउथ, बच्चे को तो पता नहीं चलता ये खुराक है या नहीं है, अगर उसके माउथ में हम खुराक रख देते हैं तो भी उसकी जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होते हैं। तो चाहे कंडीशनल रिफ्लेक्स हो या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स हो, या हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों कंडीशन में हमारा वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, एंड दैट वेगस नर्व स्टिमुलेशन लीड टू द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। चूँकि ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हुआ इसलिए हम इसको सेफेलिक फेज कहते हैं। दूसरा जो फेज है दैट इज़ द गैस्ट्रिक फेज। तो गैस्ट्रिक फेज हमारे पास नर्वस और हार्मोनल सिस्टम दोनों इसको एक्टिवेट करते हैं। किस तरह दोनों एक्टिवेट करते हैं, जब बोलस माउथ से पास आउट होकर स्टमक में चले जाते हैं तो वहाँ पर दोनों सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जो वेगस नर्व है वो भी स्टिमुलेट होगा, और हार्मोनल सिस्टम के अंदर जो हार्मोन होते हैं गेस्ट्रिन वो भी सिक्रीट होगा फ्रॉम द जी सेल। तो एट अ टाइम जैसे ही बोलस स्टमक तक पहुंच जाते हैं तो एक वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होगा और साथ ही गेस्ट्रिन भी रिलीज होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ कंट्रोल बाय द नर्वस एंड हार्मोनल बोथ सिस्टम, और दोनों के रिस्पांस में क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है। थर्ड फेज जो है दैट इज इंटेस्टाइनल फेज। अब जैसी जो बोलस स्टमक तक पहुंच चुके हैं वहाँ पर डाइजेशन हो गया, अब ये डाइजेशन के बाद ये काइम बन गया, और जैसे काइम इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो इंटेस्टाइन जो है वो भी गैस्ट्रीन को रिलीज़ करते हैं। तो उस गैस्ट्रीन की रिलीज़ की वजह से फर्दर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आपके पास जो इस इंटेस्टाइन है उन्होंने गैस्ट्रीन को रिलीज़ नहीं किया बल्कि सिक्रेटिन या सीसीके, सोमेटोस्टेटिन, जीआईपी, वीआईपी, इन चीज़ों को उन्होंने सिक्रीट किया, सो देन द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन विल इनहिबिट। तो गैस्ट्रीन की वजह से स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस होगा, जबकि सिक्रेटिन की वजह से वो डिप्रेशन होगा, फिर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो बंद हो जाते हैं। जो फोर्थ फेज है दिस इज इंटरडाइजेस्टिव फेज। इंटरडाइजेस्टिव फेज का मतलब यह है कि जो एक खुराक और दूसरी खुराक के दरमियान जो वक्फा होते हैं उसी दौरान
जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है दैट इज कॉल्ड इंटरडाइजेस्टिव फेज, और उसमें भी हमारे पास गैस्ट्रीन सिक्रीट होते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को फर्दर स्टिमुलेट करते हैं, लाइक कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन। लेकिन उन दोनों का जो साइड इफ़ेक्ट ये है कि इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से विटामिन B12 पेयर एब्जॉर्ब नहीं होती। सो ये 4 फेजेस हमने डिस्कस की। द फर्स्ट वन इज़ द नर्वस फेज या सिफेलिक फेज, जो ओनली कंट्रोल करता है फ्रॉम द ब्रेन, वेगस नर्व। दूसरा है हमारे पास गैस्ट्रिक फेज विच इज़ कंट्रोल बाय बोथ सिस्टम, हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम, उसमें गैस्ट्रीन और वेगस नर्व इन्वॉल्व होगा। थर्ड इंटेस्टाइनल है जिसमें गैस्ट्रीन और सिक्रेटिन इन्वॉल्व होगा। और फोर्थ वन जो दो खुराक के दरमियान जो वक्फा होता है उसी दौरान जो गैस्ट्रीन रिलीज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरडाइजेस्टिव फेज। अब गैस्ट्रिक के अंदर तो हमने बात की कि बोलस पहुंच गया, वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलकर वो डाइजेस्ट हुआ। अब इसके अंदर जो मोमेंट है वो किस तरह होंगी, क्योंकि मोमेंट की वजह से जो फर्दर प्रॉपर डाइजेशन है वो होगी और फूड जो है देन पास आउट होगा इन अ फॉर्म ऑफ काइम टुवर्ड द इंटेस्टाइन। तो जो इसी दौरान जो स्टमक के अंदर मोमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो हमारे पास स्टमक में 3 किस्म की मोमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हंगर कंट्रैक्शन। हंगर कंट्रैक्शन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, जब खुराक नहीं होती और स्टमक के अंदर जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती है, जो मोमेंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड हंगर कंट्रैक्शन। वो फर्दर उसमें 3 टाइप्स है, टाइप 1, 2 एंड 3। सेकंड वन इज है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन वो होती है, वो मोमेंट होती है जब इनिशियली बोलस स्टमक तक पहुंच जाती है और स्टमक की जो स्ट्रक्चर में चेंज आती है, दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। एंड थर्ड वन इज़ द प्रॉपर डाइजेस्टिव मोमेंट विच इज़ कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो टाइप 1 हंगर कंट्रैक्शन में क्या होता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंट्रैक्शन स्टमक, एम्प्टी स्टमक के अंदर, याद रखिए एम्प्टी स्टमक के अंदर जो पहला कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जब आपको भूख लगती है और पहला आपको फील होती है आपकी स्टमक में मोमेंट, तो उस मोमेंट को हम कहते हैं टाइप 1 हंगर कंट्रैक्शन। और ये कंट्रैक्शन फॉर 20 सेकंड्स होते हैं और हर कंट्रैक्शन 2 सक्सेसिव कंट्रैक्शन के दरमियान जो टाइम डिले होती है दैट इज़ 3 to 4 सेकंड, यानी 3 to 4 सेकंड बाद ये मोमेंट स्टार्ट होते हैं और पार्ट 20 सेकंड ये होते हैं। इसी के अंदर जो इसी दौरान इस कंट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होती है इनटू द इनसाइड द स्टमक दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब ये तो पहला जब आपको भूख लगती है और पहला कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो दैट इज़ द टाइप 1। लेकिन अगर आपको भूख लगा और स्टमक के अंदर कंट्रैक्शन भी स्टार्ट हुआ लेकिन फिर भी आपको फूड नहीं मिला, तो उसके बाद जो कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइप 2 हंगर कंट्रैक्शन। तो टाइप 2 हंगर कंट्रैक्शन का टाइम भी 20 सेकंड है, लेकिन ये जल्दी जल्दी जो है स्टार्ट होते हैं, 20 सेकंड के लिए होते हैं, लेकिन इसके दरमियान 2 कंट्रैक्शन के दरमियान जो टाइम फ्रेम है, टाइम डिले है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो चूँकि ये जल्दी जल्दी होते हैं एंड फॉर 20 सेकंड होते हैं, तो इसकी वजह से जो स्टमक के अंदर प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, दैट इज़ 10 to 15 सेंटीमीटर। अब टाइप 3 की तरफ आते हैं। टाइप 1 हंगर कंट्रैक्शन भी हो गया, खुराक नहीं मिला तो टाइप 2 हो गया, फिर भी खुराक नहीं मिला और आप सीवियर हंगर कंडीशन में हैं, तो इसी दौरान जो फूड जो कंट्रैक्शन इन द स्टमक होते हैं दैट इज़ कॉल्ड टाइप 3 हंगर कंट्रैक्शन। और ये ह्यूमन में कम होते हैं क्योंकि इस कंडीशन तक बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं, इससे पहले वो खुराक खा लेते हैं टाइप 2 कंट्रैक्शन के दौरान ही, तो ये बहुत कम होते हैं।
इसका टाइम जो है वो भी ज़्यादा होते हैं, फ्राम 1 to 5 मिनट। अक्सर लोग कहते हैं कि भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द जो हो रहा है वो टाइप 3 की वजह से होते हैं। और इसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ 10 to 20 सेकंड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप इवेंट हैं कि अगर आपके साथ फूड नहीं है और जो कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जो दिस इज़ टाइप 1, फिर भी खुराक नहीं है तो टाइप 2 होगा, फिर खुराक नहीं है तो टाइप 3 होगा। अब ये एक सीक्वेंस के साथ होते हैं, तो इसमें से जिस स्टेज पे आप खुराक खाएंगे तो ये चेन जो है ब्रेक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप 1 कंट्रैक्शन हो गया और फिर आपने खुराक खा लिया यहाँ पर, तो टाइप 2 एंड 3 नहीं होगा, या टाइप 1 भी हो गया, टाइप 2 भी हो गया, लेकिन फिर आपने खुराक खा लिया तो टाइप 3 नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट पे जब आप खुराक खा लेते हैं इन सीक्वेंस के दौरान, तो आप इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन क्या है? जब हम खुराक खाते हैं और वो खुराक बोलस के फॉर्म में स्टमक तक जैसे पहुंच जाते हैं तो स्टमक तो कोलैप्स होते हैं, जैसे उसको नया चीज़ मिलता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड होते हैं, उसकी मसल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। सो दैट रिलैक्सेशन, दैट मोमेंट which occur due to the entrance of the bolus inside the stomach is known as receptive relaxation। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख लें, ये एक एम्प्टी स्टमक है, लेकिन जैसे ही फूड इसमें पहुंच गया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, यहाँ से ये एक्सपेंड हुआ थोड़ा सा। So this expansion is also a kind of a moment, so this type of moment is called receptive relaxation। और ये कहाँ पर होते हैं? इन द फंडस। आप लोग देख सकते हैं कि फंडस और अपर पार्ट ऑफ द स्टमक में होते हैं। फंक्शन इसका क्या है? क्यों ये होता है? ताकि जो फूड आ गया है उसको एकोमोडेट करे, उसको जगह प्रोवाइड करे। तो इसी बेस पे रिसेप्टिव रिलैक्सेशन को हम एकोमोडेशन ऑफ द स्टमक भी कहते हैं, क्योंकि इसी मोमेंट की वजह से जो बोलस है उसको जगह मिलती है इनसाइड द स्टमक। And the third moment is called peristalsis, which is the important and the digestive moment of the stomach। अब ये जो मोमेंट होते हैं ये इन अ फॉर्म ऑफ वेव होते हैं। एक वेव स्टार्ट होकर एंड तक पहुंच जाती है, फिर नेक्स्ट वेव स्टार्ट होगा। तो एक वेव जो अपने स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, ये स्टार्ट कर लेते हैं टिल द पाइलोरिक एंड। तो ये पूरा वेव जो मोमेंट करते हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द पाइलोरिक स्पेंस्टर, ये टाइम लेता है हमारे पास 20 सेकंड। ठीक है, स्टार्ट से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचते, यहाँ पर एंड होते, ये पूरा वेव है, तो ये लगेगा टाइम 20 सेकंड। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास 3 वेव जो है वो फ्लो करते हैं, 3 पेरिस्टालिसिस होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 3, सो एक सिंगल वेव जो है वो 20 सेकंड लेगा। इनिशियली जब पेरिस्टालिसिस स्टार्ट होते हैं तो वो लेसर कर्वेचर की कर्वेचर्स जो होते हैं, लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर, उसमें थोड़ा सा आइडेंटेशन बनते हैं। इस तरह एक आइडेंटेशन दोनों साइड पे बनते हैं। तो ये आइडेंटेशन हमें क्या शो करते हैं कि द पेरिस्टालिसिस इज स्टार्टेड। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो ये आइडेंटेशन और भी जो है वो डीप हो जाते हैं। ठीक है, ये और भी ज़्यादा डीप हो जाते हैं। एंड फाइनली जो लोअर एंड पे ऑफ द स्टमक, जिसको हम पाइलोरिक स्पेंस्टर कहते हैं, वो बंद हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो एक तरफ पाइलोरिक स्पेंस्टर बंद है और दूसरी तरफ जो कर्वेचर्स है वो एक दूसरे की तरफ उसमें आइडेंटेशन प्रोड्यूस होते इस डायरेक्शन में। तो इन दो जगहों के दरमियान जो फूड के मटेरियल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएंगे, उसके प्रॉपर ग्राइंडिंग हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी शॉपर में
कोई चीज़ डालते हैं, लाइक उसमें आपने चावल डाल दिए, पके हुए चावल, और आप उसके एक साइड जो है उसको क्लोज़ करते हैं और दूसरी साइड से उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो चावल जो है वो उसे कीचड़े बन जाएगी। तो स्टमक के अंदर भी इस तरह होते हैं। एक तरफ आपने जो उसका एग्जिट पॉइंट है पाइलोरिक स्पेंस्टर, उसको आपने क्लोज़ किया है, और दूसरी तरफ आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, तो वो प्रॉपरली ग्राइंडिंग होगी, प्रॉपर डाइजेशन वहाँ पर हो जाएंगी। तो पेरिस्टालिसिस का मतलब है प्रॉपर डाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी बंद है, ये पॉइंट भी बंद है, और इधर से आइडेंटिटेशन जो है वो और भी डीप होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये फूड नज़र आते हैं आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा कीचड़ से बन जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इसके प्रॉपर डाइजेशन जो है वो हो जाती है, और इसके बाद ये वाला जो स्पेंस्टर है ये ओपन हो जाएगा, और ये स्लोली ये जो काइम है वो आगे ट्रांसमिट होगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे पास इस टाइप के जो डाइजेशन होते हैं इसको हम डाइजेस्टिव पेरिस्टालिसिस कहते हैं, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ग्राइंडिंग अप, फाइनल ग्राइंडिंग अप द फूड which leads to the production of chymes, and that chyme is then transferred into the small intestine. So the transfer of the food from the stomach to the small intestine, that is called emptying of the stomach. अब emptying of the stomach जो है it is very slow process and it take about 3 hours लेते हैं। अब 3 hours क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो स्लो एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक होते हैं, तो जो कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं इट विल इजीली एब्जॉर्ब, इट विल टेक टाइम बट इट एब्जॉर्ब वेरी इजीली एंड इफेक्टिवली। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आसानी के साथ जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, तो इसलिए ये टाइम ज़्यादा होते हैं। अब जो फूड या काइम ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन, इट इज़ बेसिकली एसिडिक इन नेचर, क्योंकि स्टमक के अंदर हमने बात की HCl होती है और इसका pH बहुत ज़्यादा लो है, अप्रॉक्सीमेटली 1 उसका जो pH है, तो इट इज़ वेरी एसिडिक। तो जो काइम इंटेस्टाइन में आ जाते हैं दैट इज़ आल्सो वेरी एसिडिक। तो जो स्लोली एम्प्टिंग होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं मैक्सिमम अबाउट 80% एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन ऑफ जो फूड के होते हैं। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो कंट्रोल होते हैं, अगेन जिस तरह बाकी प्रोसेस जो है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसी तरह गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी इन दो प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होते हैं, और वो रिफ्लेक्स जो है कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को। तो एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बेसिकली इनहिबिट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब ये स्टार्ट किस तरह होते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ काइम इन द डोडेनम टू प्रिवेंट फर्दर एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक। जैसे काइम डोडेनम तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ से एक रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, और उस एंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की रिस्पांस में जो पाइलोरिक स्पेंस्टर होता है वो क्लोज हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो फर्दर जो काइम है वो स्टमक से नहीं पास आउट होते इनटू द इंटेस्टाइन। दूसरा जो है वो हमारे पास हार्मोनल फैक्टर्स हैं। तो हार्मोनल फैक्टर किस तरह कंट्रोल करते हैं, जैसे काइम्स पास होते हैं इनटू द स्टमक, तो मैंने बता दिया कि दैट इज़ द एसिडिक इन नेचर। तो इसकी रिस्पांस में, उस एसिडिटी की रिस्पांस में जो डोडेनम है दैट सिक्रीट सम हार्मोन्स। वो हार्मोन क्या है, सिक्रेटिन है। तो सिक्रेटिन की
दिस इज सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन क्या करते हैं, एंटर्स जो स्टमक हैं, स्टमक में आ जाते हैं थ्रू द ब्लड, और वहाँ पर गैस्ट्रिक की जो मोटिलिटी है उसको इनहिबिट करते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से जो स्टमक की एम्प्टिंग है वो कंट्रोल होता है। एक हमारे पास एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स और दूसरा सिक्रेटिन रिलीज बाय द डोडेनम। अब एम्प्टिंग से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज़ कॉल्ड एमेसिस और वोमिटिंग। वोमिटिंग या एमेसिस में बेसिकली होते क्या है, जो स्टमक है वो एम्प्टी होती है लेकिन उसके अंदर जो मोमेंट होती है, जो पेरिस्टालिसिस मोमेंट होती है, एट बिकम एंटी पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस के दौरान जो वेव बनते थे वो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द पाइलोरिक एंड थे, उसका डायरेक्शन फॉरवर्ड था। अब एंटी पेरिस्टालिसिस में इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, नीचे से स्टार्ट होकर अपर साइड की तरफ होगा। सो इसकी रिस्पांस में जो फूड या बोलस होंगी वो एसोफेगस, पैरेंक्स एंड देन माउथ के थ्रू ये बाहर की तरफ आएंगी। And this vomiting is also a reflex phenomena which is controlled by the brain, particularly the medulla oblongata, और वहाँ पर उसका एक सेंटर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CRTZ। CRTZ का मतलब है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये मेडोला में मौजूद है और ये वोमिटिंग को कंट्रोल करते हैं। अब एक और टर्म्स यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं नोज़िया। तो नोज़िया में जो एक्टिंग होती है वो लाइक वोमिटिंग की तरह एक्टिंग होती है, लेकिन जो कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर नहीं आती, कंटेंट नहीं आती, बाकी जो एक्टिंग होती है दैट इज़ जस्ट लाइक वोमिटिंग। सो दिस काइंड ऑफ एक्शन इज़ कॉल्ड नोज़िया। और एक और टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड रिच या रिचिंग, उसको कहते हैं। रिचिंग में ये होता है कि उसमें न कंटेंट माउथ के थ्रू आते हैं, न वोमिटिंग लाइक एक्टिंग होती है, लेकिन जो जीआई ट्रैक है उसमें डिस्कम्फर्ट होते हैं, आपको फीलिंग जस्ट आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिचिंग। तो ये तीन कंडीशन होते हैं रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अगर कंटेंट भी बाहर आ रही है माउथ के थ्रू और एक्टिंग भी होती है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट भी होती है, तो दिट इज कॉल्ड वोमिटिंग। लेकिन जस्ट एंटी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है, कंटेंट नहीं आती है, सो दैट इज़ कॉल्ड नोज़िया। और दोनों नहीं है, जस्ट फीलिंग होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिच। यहाँ पर देखें ये डायग्राम में, दिस इज़ प्योरली एमेसिस और वोमिटिंग, दिस इज़ नोज़िया एंड दिस इज़ रिच। इसके अलावा जो स्टमक की अपनी कॉमन डिसऑर्डर्स हैं स्टमक रिलेटेड, दैट इज़ गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। तो गैस्ट्राइटिस जहाँ पर ITIS का लफ्ज़ आते हैं एट द एंड में किसी भी लफ्ज़ की, सो इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। अब ये एक्यूट भी हो सकते हैं, एक्यूट का मतलब है सडन ऑनसेट एंड फॉर शॉर्ट टाइम, और क्रोनिक भी हो सकते हैं जिसके ऑनसेट स्लो हो लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम हो। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में बेसिकली जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्टमक होते हैं वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जबकि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में जो डीप लेयर्स होते हैं स्टमक के वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। अब पेप्टिक अल्सर क्या है? तो पेप्टिक अल्सर में जो हमारे पास वॉल होते हैं ऑफ द स्टमक आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड डोडेनम। तो डोडेनम की वॉल या स्टमक के वॉल उसमें एरोशन होते हैं, उसमें छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू द गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि वो एसिडिक है। अगर म्यूकोजा जो है स्टमक की वो कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो एसिडिक जाकर स्टमक के वाल या डोडेनम के वाल के साथ स्ट्राइक कर जाती है और उसमें अल्सर काज होगा। अगर अल्सर हमारे पास गैस्ट्रिक में होते हैं, स्टमक में होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। अगर ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा यानी डोडेनम में होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड डोडेनल अल्सर।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। इसको आप देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। और इसके साथ जो वीक का असाइनमेंट है फॉर द अटेंडेंस वो भी दिया गया है कि आप लोग एक पेपर के ऊपर वोमिटिंग की जो मेकैनिज़म है स्टेप वाइज, नॉट इन डिटेल, स्टेप्स उसके जो 10 स्टेप्स हैं कि किस तरह वोमिटिंग की इवेंट्स होते हैं वो लिख के पेन के थ्रू और एक पेज के ऊपर लिख के, एक पेज से ज़्यादा नहीं, और वो भी स्टेप्स पाम में, और उसके ऊपर अपना नाम और डिसिप्लिन ज़रूर मेंशन करें और उसको गूगल क्लासरूम के थ्रू अपलोड करें, जहाँ पर मैं ये आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा तो उसके साथ अटैच कर लें। इसके अलावा कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा और जो टाइम है वो संडे रात 12 बजे तक है, कि इसके बाद भी कोई असाइनमेंट भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।